रात के 9 बजे थे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अमृता का दिल भोजन में नहीं था। जल्दी से खाना ख़त्म हो और वो अपने कमरे में एकांत में जाकर ओजस से फ़ोन पर बात करना चाहती थी। उस दिन छोटी बहन भूमि का मम्मी की रसोई संगवाने में मदद करने का दिन था, इसलिए उसे कमरे में एकांत के 15-20 मिनट मिल जाएंगे। नहीं तो भूमि कान लगाकर रखती है। एक ही कमरे में रहने की यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। वैसे भी भूमि बहुत तेज थी इन मामलों में। कहने को अमृता से 5 साल छोटी है। 3 BHK का फ्लैट है। एक कमरे में बड़ा भाई रजत और अमृता से छोटा मोहक रहते हैं। एक में पापा मम्मी और एक में अमृता भूमि के साथ शेयर करती है। उसके पिता जगदीश ने कहा, अम्मू बेटा चावल की प्लेट पकड़ाना, और अमृता ने पापड़ की प्लेट पकड़ा दी। बस इस छोटे से गुनाह के कारण वो सबके ध्यान का केंद्र बन गई। उसकी माता जी शिखा बोली, अम्मू ध्यान किधर है? मोहक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अम्मू दी का ध्यान अभी किताबों के अलावा और किधर होता है? अमृता को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं आंखें खोलकर पहले ठीक से देख लेती है और चावल की प्लेट ही पकड़ाती। अब वो बीच में आधा खाना खाकर उठ भी नहीं सकती। सबका ध्यान उस पर था। मोहक ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। इस घर में उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका अध्ययन की तरफ रुझान था। बाकी सब सदस्यों का अक्षरों से बस उतना वास्ता था जितना बहुत आवश्यक हो। बड़े भाई रजत ने 12वीं करके पिता के साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। पत्राचार से BA करने के लिए फॉर्म तो भरे थे, लेकिन परीक्षा दी कि नहीं कोई नहीं जानता। मोहक अमृता से 3 साल छोटा है। कॉलेज का आखिरी साल है उसका। बास्केटबॉल खेलने में ही उसकी सारी ऊर्जा और लगन व्यय होती है और उसी के बलबूते पर उसको कॉलेज में दाखिला मिला और उसे डिग्री मिल गई। पिता उसको अगले साल से अपने साथ दुकान पर ले जाना शुरू कर देंगे। फिर 2 साल बाद ऐसी ही एक दुकान कहीं और खुलवा देंगे। सबसे छोटी भूमि ने इस साल कॉलेज में दाखिला लिया है। पढ़ने के अलावा वो सब काम बहुत सुगढ़ता से करती है, लेकिन जितना उत्तीर्ण होने के लिए ज़रूरी होता है पढ़ भी लेती है। रह गई अमृता तो बचपन से ही किताबों से उसे विशेष लगाव था। दिमाग भी तेज था। मन में कहीं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा भी तीव्र होती चली गई। जैसे जैसे बड़ी होती गई, घर में कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे धुन सवार हो गई और पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गई। बहुत थोड़ी जद्दोजहद के बाद नौकरी भी अच्छी लग गई, लेकिन उसकी सफलता के कारण घर में उसको कोई विशेष दर्जा नहीं मिला। वो पहले भी ऑड वन आउट थी और अब भी उसकी वही स्थिति थी। अमृता के कानों में भूमि का स्वर पड़ा। दी का आजकल ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। पहले भी खोया राम थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गई हैं। शिखा बोली, बस बहुत हो गया। वो कुछ कहती नहीं तो उसका सब परेशान करते रहोगे क्या? ये लो अम्मू, थोड़ा सा रायता और ले ले। ओजस से बात करने की इतनी बेचैनी हो रही थी, जो प्लेट में था वही नहीं खाया जा रहा था और क्या लेती। वो उठते हुए बोली, सॉरी मुझे एक ज़रूरी ऑफिस का कॉल लेना है, मेरा खाना हो गया। और वो पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। तभी रजत का चिंतित स्वर सुनाई दिया, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से यही होता है, इंसान का दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं रहता है, किसी और ही दुनिया में रहता है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना चाहिए, घर में करने की क्या ज़रूरत है? मोहक हंसते हुए बोला, आपने तो बहुत अक्लमंदी दिखाई भाई। अपना दिमाग बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। ऊपर वाले को जैसे का तैसा वापस कर देना जब ऊपर जाओगे। कहना, ले भाई अपने तो कुछ काम आया नहीं, जितना दिया था उतना ही वापस कर रहा हूँ। अमृता जानती थी बस अब एक अच्छी खासी बहस और कहासुनी की शुरुआत हो गई है। इसमें आधे घंटे लग जाएंगे। 2 जने लड़ेंगे और 3 मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये सबसे दुखद स्थिति होती है जब किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। वो बचपन से ही बहुत शर्मीली और कम बोलने वाली लड़की थी। कक्षा में भी उसकी एक तो सहेली ही होती थी और आधे से ज़्यादा बच्चों को उसकी उपस्थिति का भान ही नहीं होता था। लेकिन परीक्षा फल आते ही सबकी जुबान पर एक ही प्रश्न होता था, ये अमृता कौन है? उस समय वो खुशी और शर्म से बेहाल हो जाती। कई बार उसको लगता उसे 2-4 प्रश्नों के उत्तर आते हुए भी नहीं लिखने चाहिए थे। दूसरे या तीसरे स्थान पर आती तो कम से कम कक्षा में इस तरह खड़ा करके उसकी मिसालें तो नहीं दी जाती। अध्यापिका कहती, वाह
क्या लड़की है, चुपचाप अपने काम में लगी रहती। जल्दी ही वो शिक्षिकाओं की मनपसंद छात्रा बन गई थी। समय से काम करके लाती, कक्षा में ना कोई शैतानी करती, ना कभी बात करते हुए पकड़ी जाती। लेकिन और छात्राओं के लिए वो किताबी कीड़ा और बोरिंग लड़की थी। जल्दी से कमरे में पहुंचकर उसने अपना फ़ोन देखा। ओजस की कॉल आ चुकी थी। उसने साइलेंट मोड पर फ़ोन रखा हुआ था। वो सोच में पड़ गई, स्वयं फ़ोन मिलाए या नहीं। जब ओजस का फ़ोन आया था तभी उठा लेती तो ठीक रहता। अमृता की स्नातक होते ही नौकरी लग गई थी और 1 साल हो गया था उसे काम करते हुए। ओजस 6 महीने पहले ही इस कंपनी में आया था। इससे पहले वो कहीं और काम कर चुका था। देखने में हैंडसम, पहनने ओढ़ने का बढ़िया सलीका, आत्मविश्वास से भरा, जल्दी ही सबका चहेता बन गया था। अमृता की कभी हिम्मत नहीं हुई ओजस से आगे बढ़कर बात करने की, लेकिन मन ही मन उसके बारे में सोचना उसे अच्छा लगता था। निकिता के साथ अक्सर वो लंच करती थी और निकिता खुलकर ओजस को देख आहें भरती। जब भी वो दिखाई दे जाता वो लंबी सांस भरकर कहती, कितना हैंडसम है। किसी तरह उससे एक बार बात हो जाए, फिर देखना कैसे अपना दीवाना बनाती हूँ। अमृता को ऐसी लड़कियों को देख आश्चर्य होता है, कैसे अपने मन की बात खुलकर सबके सामने इतनी बेबाकी से कर लेती हैं। वो तो ऐसे विचार मन में लाते हुए भी डरती है। ओजस, निकिता, अमृता तीनों अलग अलग टीमों में थे, इसलिए अमृता को लगता ओजस तो इन दोनों की उपस्थिति से ही अनभिज्ञ होगा। लेकिन निकिता ने किसी कॉमन फ्रेंड से कह सुनकर उससे अपना परिचय करवा लिया। उस दिन लंच करते हुए बड़े खुश होकर वो अमृता से बोली, आज बासु ने मेरा ओजस से इंट्रो करवाया। इतना सॉफ्ट स्पोकन और वेल मैनर्ड है, पता नहीं ऐसे बंदे किस ग्रह से आते हैं। वाकई गजब का इंसान है। अमृता ने हैरानी से सुना तो निकिता ओजस से मिल भी ली। ओजस के बारे में और बहुत कुछ सुनना चाहती थी। वो स्वयं तो उससे कभी बात नहीं कर पाएगी। निकिता की बातें सुनकर ही अपने दिल में बनती ओजस की तस्वीर में रंग भरती रहेगी। उसे समझ नहीं आता लोगों में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ जाता है। जो चाहते हैं धड़ल्ले से कर गुजरते हैं। इस जन्म में तो वो उसको कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाएगी। अगले दिन निकिता उदास स्वर में बोल रही थी, मुझे उससे आगे मिलने के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या बहाना लगाऊं। कोशिश करूंगी अगले प्रोजेक्ट में उसकी टीम में किसी तरह घुस जाऊं। अमृता को लगा उसे तो ओजस को दूर से देखकर और निकिता की बातें सुनकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अमृता तो कोई इस तरह का तिकड़म करने की सोच ही नहीं सकती थी। निकिता ने ओजस से मिलने का रास्ता खोज निकाला या उसकी झोली में आ गिरा और उसने लपक लिया। उसकी टीम का इंजीनियर कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण 1 हफ्ते से नहीं आ पा रहा था और उनके प्रोजेक्ट में टेक्निकल इशू आ रहे थे। वैसे निकिता चाहती तो अमृता का नाम टीम लीडर को रिकमेंड करके परेशानी का हल निकाल सकती थी, लेकिन उसने ओजस का नाम लिया। टीम लीडर निकिता की चपलता और सुंदरता के कारण उसकी बात टालने में विश्वास नहीं रखता था। तुरंत कागजी कार्रवाई की गई और ओजस के लीडर और कंपनी के मैनेजर को आग्रह हेतु पत्र लिखे गए। निकिता ने लंच ब्रेक में चहकते हुए अमृता को ये खुशखबरी सुनाई, जानती है ओजस हमें रोज़ थोड़ी देर के लिए असिस्ट करेगा। सच्ची में तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। आज जल्दी ऑफिस से निकलकर मैं पार्लर जाऊँगी, फेशियल कराऊँगी। सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा हेयर कट करवा लूँ। और तुझे क्या लगता है, मुझे बाल कलर करवाने चाहिए कि नहीं? हल्का सा ब्राउन टचअप कैसा रहेगा? इससे पहले अमृता कुछ कहती वो खुद ही बोल पड़ी, लो मैं भी किससे पूछ रही हूँ। आज तक जिसने ब्यूटी पार्लर तक नहीं देखा। यार तो इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है? ना तुझे कपड़ों की सूत रहती है, ना मेकअप का तुझे कुछ आइडिया है। ऐसा सुनकर अमृता का दिल बहुत आहत हो जाता और अक्सर उसे ऐसा सुनने को मिल ही जाता था। वो जल्दी से खाना किसी तरह घटक कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सीट पर बैठकर वो सहज महसूस करती। वहाँ केवल उसका काम बोलता था। उसकी पोशाक और मेकअप से यहाँ किसी को कोई वास्ता नहीं था। कई बार अमृता को लगता था उसे अपने पहनावे पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसकी ऐसी कोई खास पसंद थी नहीं। जो शिखा और भूमि उसके लिए पसंद करके ले आते वो पहन लेती। अधिकतर तो वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर खुश थी, जिसमें वो सहज महसूस करती। कभी वो बाजार जाती सबके साथ खरीदारी करने, तो उसे समझ नहीं आता सब सोचने और पसंद करने में इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं। जो दुकानदार ने सामने रखा उसमें से ही कुछ ले क्यों नहीं लेते।
उसकी बौखलाहट और परेशानी देख अगली बार पारिवारिक खरीदारी में उसे शामिल नहीं किया जाता। एक बार शिखा को किसी समारोह में पहनने के लिए साड़ी चाहिए थी। अमृता ने पेशकश की चलने की, लेकिन शिखा बोली, रहने दे बेटा, तुझे पढ़ना होगा। भूमि आने वाली है, उसके साथ चली जाऊंगी। वो समझ गई थी उसकी पसंद पर मम्मी को भरोसा नहीं है। पहली बार उसे लगा अगर वो भी निकिता की तरह थोड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनकर आती तो शायद ओजस का ध्यान उस पर जाता, लेकिन ओजस का ध्यान उस पर चला भी जाता तो वह उससे क्या बात करती। एक तरफ से तो अच्छा ही है, वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अगले दिन निकिता इतनी उत्साहित थी कि लंच ब्रेक का इंतज़ार भी नहीं कर पाई और पहले ही उसकी सीट पर आकर बैठ गई बातें करने। वो उत्साहित स्वर में बोली, आज ओजस आया था हमारी टेक्निकल इशू समझने। मैंने उसे एक एक प्रॉब्लम डिटेल में बताई और वो एक टक मुझे देखता रहा। सच में उसका आफ्टर शेव भी इतना मस्त था, मुझे लग रहा था मैं बस उसके पास बैठ सारा दिन ऐसे ही गुजार दूँ। अमृता ध्यान से सब सुन रही थी। निकिता के जाने के बाद वो स्वयं कल्पना करने लगी। वो बिना अटके ओजस के सामने बैठ उसे प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही है और वो ध्यान से सुन रहा है। अमृता का मन इन बातों से खराब हो जाता था। क्यों वो और लड़कियों की तरह अपने आसपास वालों से और ख़ास तौर पर लड़कों से हंस हंस कर बातें नहीं कर पाती है। लेकिन उस दिन उसने ऐसी कोई बात अपने मन में नहीं आने दी। वो बस निकिता के स्थान पर अपने आप को कल्पना कर खुली आंखों से सपने देखती रही। अगले दिन ऑफिस आने से पहले उसने अपनी अलमारी खोली। कुछ अलग पहनना चाहती थी वो। अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे, आधों को तो उसने खोलकर देखा भी नहीं था। शिखा जितने भूमि को दिलाती उतने अमृता के लिए भी लाती थी। अमृता ने एक टॉप निकाला पहनने के लिए, नया ही लग रहा था। एकदम से भूमि बोली, दी ये क्या पहन रही हैं? बिल्कुल नहीं चल रहा है आजकल। उसने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये एकदम नया लग रहा है? भूमि झुंझला कर बोली, नया इसलिए लग रहा है दी तूने इसे कभी पहना ही नहीं। 2-3 बार मैंने ही पहना था, तुझे फुर्सत कहाँ है अपनी अलमारी खोलकर देखने की? अमृता झल्ला कर बोली, अच्छा ठीक है, अब ये बता आजकल क्या फैशन में है और मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। भूमि ने एक लाल रंग का प्रिंटेड टॉप दिया जो कमर तक आता था। उसने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ये लेंथ में थोड़ा छोटा है, मैं सारे दिन कॉन्शियस रहूँगी, इसे नीचे खींचती रहूँगी। भूमि थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, दी तू हद करती है, इतनी अच्छी तेरी फिगर है, कुछ भी पहनेगी अच्छा लगेगा, लेकिन तू एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहती। इससे पहले कि भूमि का धैर्य जवाब दे जाए, अमृता ने वो टॉप पहन लिया। पहनकर उसे अच्छा लगा। ऑफिस में प्रवेश करते ही निकिता मिल गई और एकदम से बोली, ये क्या पहन कर आई है? अमृता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है क्या? निकिता कंधे उचका कर बोली, ठीक लग रहा है, वो तुझे हमेशा ही टी शर्ट में देखने की आदत है ना, तो टॉप में देखकर अटपटा लगा। किसी का इतना कह देना अमृता के लिए असहज होने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों दूसरों की बातों से प्रभावित होकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसकी टीम की सहयोगी गीता ने कहा, वाह बड़ी स्मार्ट लग रही है, ये टॉप तुझ पर बहुत खिल रहा है। 1-2 और ने यही कहा, लेकिन उसके मन में शंका अपने पैर पसार चुकी थी। उसे लगा ये सब उसका मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अमृता लंच के समय कैंटीन नहीं जाना चाहती थी, अपनी सीट पर बैठकर ही खाना चाहती थी, लेकिन तभी निकिता आ गई उसकी सीट पर और उसका हाथ पकड़कर कैंटीन ले गई। अमृता को ये कभी समझ नहीं आता, लोग कुछ भी कह देते हैं फिर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कैसे भूल जाते हैं या उन्हें ध्यान ही नहीं रहता दूसरों को बुरा लगा होगा। लेकिन कुछ गलती उसकी भी थी। निकिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो वो मन में लगाकर बैठ गई। हर बार उसे लगता कमी उसी में ही है। खाना खाते हुए वो चुप थी और निकिता बोले जा रही थी, तुझे पता है ओजस बहुत इंटेलिजेंट है, आज 2 घंटे में हमारे प्रोजेक्ट पर काम किया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर झल्लाते हुए बोली, ऐसा ही रहा तो 1-2 दिन बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अमृता का मन अभी भी सहज नहीं हो पा रहा था। उसे निकिता की बातों में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार उसे लगता उसकी मम्मी सही कहती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है, हर किसी की बात में बाल की खाल निकाल लेती है और नुकसान उसका ही होता है। दूसरों को तो पता भी नहीं चलता वो अपने मन में क्या खिचड़ी पका रही है। निकिता को तो होश ही नहीं था, वो लगातार बोली जा रही थी और अमृता जवाब ही नहीं दे रही थी, ना ही सुन रही थी। अमृता का ध्यान निकिता की बात पर तब गया जब वो उत्साहित स्वर में बोली, माय गॉड ओजस कैंटीन में आया है। अमृता ने आंख उठाकर देखा। ओजस चारों तरफ घूमकर अपने बैठने के
लिए स्थान ढूंढ रहा था। उत्साह में निकिता ने अमृता का हाथ टेबल के नीचे कसकर पकड़ लिया। उसने दूसरा हाथ हिलाकर ओजस को इशारा किया, अपने पास पड़ी एक खाली कुर्सी पर बैठने के लिए निमंत्रण देते हुए। अमृता मन ही मन चाहती थी ओजस से मिलना, लेकिन साक्षात उससे बात करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो उठते हुए बोली, चल मैं चलती हूँ, मेरा खाना ख़त्म हो गया। निकिता ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, बैठ तो, ओजस से तो तेरा इंट्रो करवाती हूँ। अमृता की टीम में कई लड़के थे, ऐसा नहीं था वह उनसे बात नहीं करती थी। ऑफिस के काम की बातें वो बहुत सहजता से कर लेती थी, लेकिन इधर उधर की बातें होती तो वो खामोश रह जाती है। ऐसे में अक्सर उसकी उपस्थिति पर साथ वाले का ध्यान ही नहीं जाता। वो अगर वहाँ से खिसक भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता था। ऐसा नहीं था उसे मज़ा नहीं आता था सबके साथ बैठकर, लेकिन वो औरों की तरह बातें नहीं बना पाती थी। घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते समय उसके सहकर्मी तो उसे ले जाते, लेकिन अगर गाड़ी में जगह नहीं होती तो सबसे पहले उसका ही पत्ता कट जाता था। एक बार उसने एक को फुसफुसाकर कहते भी सुना भी था, 5 जने ऑलरेडी हो गए हैं, अमृता को इनवाइट किया तो एक और गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, छोड़ो उसे। और उसे उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। अमृता नजरें नीचे किए अपने ख्यालों में मग्न थी कि निकिता ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा, अम्मू इनसे मिलो, ये ओजस है और ओजस ये अमृता है। ओजस हेलो कहकर बैठ गया। हेलो अमृता के गले में अटक गया। वो आंखें फाड़े ओजस को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ओजस उसके इतने करीब बैठा है। निकिता ने उसके हाथ को झटकते हुए छोड़ा तो वह अपने होश में आई। उसने नज़रें नीची कर ली। ओजस अपना टिफ़िन खोलते हुए बोला, सॉरी गाइस, आज कुक नहीं आई थी इसलिए सैंडविच बना कर लाया हूँ। ऐसे में कई बार कैंटीन से लेकर खा लेता हूँ, लेकिन आज सोचा खुद बना कर ले जाता हूँ। सैंडविच की शक्ल देखकर लग रहा था कि किसी नौसिखिया का काम है। दोनों ने औपचारिकता बस एक एक सैंडविच उठा लिया। ओजस ने लपक कर दोनों के टिफ़िन में से आधा आधा पराठा सब्जी के साथ खाते हुए कहा, घर के खाने की याद दिला दी। लड़कियों से दोस्ती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, टेस्टी खाना खाने को मिल जाता है। फिर ओजस ने अमृता से उसके प्रोफाइल और प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। इस टॉपिक पर अमृता बेझिझक बोल सकती थी। वो बोल रही थी और ओजस बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक दो बार निकिता ने कुछ कहा तो उसकी बात का जवाब दे वो फिर अमृता से उसके काम के बारे में बात करने लगा। उसके जाने के बाद अमृता को लगा वो सपने में से जाग रही थी। निकिता बड़बड़ाते हुए बोली, ज़्यादा शरीफ बनने के चक्कर में बंदा सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन अमृता 7वें आसमान पर थी। उसे निकिता की बड़बड़ाहट और खिन्नता का एहसास नहीं हुआ। रात को भूमि आश्चर्य से बोली, दी तुझे क्या हो गया है? अभी तू आंखें बंद कर मुस्कुरा रही थी। वो झेंपते हुए बोली, तू पागल है क्या? मैं क्यों ऐसे बिना बात मुस्कुराऊंगी? भूमि पीछे पड़ गई। नहीं दी, तू मुस्कुराई थी। अमृता झुंझला कर बोली, तो कुछ गुनाह कर दिया क्या? आज लोगों ने तारीफ कर दी थी तो अच्छा लग रहा था, और कोई कारण बताती तो मुस्कुराने का तो भूमि को नहीं पछता, लेकिन अमृता का ये बहाना चल गया। वो बोली, हाँ दी, अच्छी लग रही थी। तो इस तरह की फैंसी टॉप पहनकर जाया कर, हमेशा बोरिंग टी शर्ट पहने रहती है। अमृता का मन नहीं था बातें करने का। वो नींद का बहाना बना आंखें बंद कर लेट गई। अगले दिन शिखा की तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों बहनें सुबह सुबह सबके टिफ़िन और नाश्ता तैयार कर रही थी। ऐसा नहीं था अमृता रसोई के काम में कच्ची थी, लेकिन दिमाग में ओजस घूम रहा था और उसका काम गड़बड़ हो रहा था। भूमि चिल्लाते हुए बोली, दी तेरा ध्यान किधर है? दूध उबल कर गिरने वाला था। अमृता का दिल बहुत खुश था ऑफिस जाते हुए, लेकिन उस दिन ओजस नहीं दिखा। उसे लगा उसका लाल टॉप लकी था, वरना ओजस से मिलना उसके लिए कहाँ मुमकिन होता। शाम को घर लौटते वक्त वो अपनी स्कूटी पर सवार ही हुई थी कि निकिता आ गई। उसको देखते ही बोली, ये ओजस का बच्चा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आज मैंने उसको हमारा काम ख़त्म करने और हेल्प करने के लिए डिनर पर इनवाइट किया तो मना कर दिया। मुझे मना किया, जिसके साथ एक कप चाय पीने के लिए सब मरे जाते हैं। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है। अमृता के दिमाग में ओजस को लेकर कल्पना के फुग्गे में हवा भरी थी। उसमें निकिता की बात पिन की तरह चुभ गई और वो फुग्गा फुस हो गया। जब निकिता जैसी लड़की को एटीट्यूड दिखा सकता है तो उसकी क्या बिसात। ओजस को तो वो याद भी नहीं होगी।
अमृता को लगा वो ओजस के लिए बेकार पागल हो रही है। एक हैंडसम बंदे को देखा और उसके पीछे दीवाना हो जाना बेवकूफ़ी है। घर में 5 जनों को उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस में जब काम होता है तब पूछते हैं, बाकी सब नज़रअंदाज करते हैं। तो ओजस को 15 मिनट के लंच ब्रेक की उससे मुलाकात कहाँ याद होगी। भूल ही गया होगा वो। अमृता नाम की कोई चिड़िया इस लोक में बसती है। रात को भूमि उसे ध्यान से देखती हुई बोली, क्या हुआ दी, आज मुंह क्यों लटक रहा है? आज किसी ने तारीफ नहीं की क्या? अमृता अपने ख्यालों में से निकलते हुए बोली, रोज़ थोड़ी ना कोई तारीफ करता है। वो तो कल कुछ डिफरेंट स्टाइल पहना था, बोल दिया एक दो ने। वैसे भी वो मेरा लकी कलर है। हाँ, लकी कलर तो था, तभी तो ओजस से मुलाकात हुई थी। वो हमेशा अपने आप को भीड़ में खोया हुआ महसूस करती थी। बस एक दादाजी के साथ उसे अच्छा लगता था। उन्हें प्रभावित करने के लिए उसे बातें नहीं बनानी पड़ती थी, दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता था। अगर उनके पास आधे घंटे चुपचाप भी बैठी रहती तो वो बुरा नहीं मानते और उसको देखते ही समझ जाते उसके मन में कुछ दुविधा है। इस समय दादाजी पास होते तो वो पास बैठ जाती और वो थोड़ी देर बाद कहते, उंगलियों पर रहम कर अम्मू, टूट जाएंगी, फिर मेरे सिर में तेल कैसे लगाएगी? बता क्या बात है? लेकिन ओजस की बात उनसे भी कैसे कहती? दादाजी से तो अगले महीने ही मुलाकात हो पाएगी, जब चाचा जी उन्हें लेकर आएंगे मिलवाने। उसकी समझ नहीं आता अपने मन की बात करे भी तो किससे। भूमि और अमृता में उम्र का फासला तो था ही, सोच का भी था। उसकी कभी समझ नहीं आता कहीं जाने से पहले भूमि कपड़ों को लेकर इतना क्यों परेशान होती है। कई बार तो 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। अमृता तो जाने से 1 घंटा पहले अलमारी से कोई भी ज़रूरत के हिसाब से पोशाक निकालती और पहन कर चल देती। अगर किसी शादी या पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित होना होता था तो कोई पारंपरिक पोशाक, वरना जीन्स और टी-शर्ट जिंदाबाद। भूमि को तो पार्लर भी जाना होता है, मैचिंग के झुमके और चप्पल भी चाहिए होती है। उसने 1-2 बार मुंह बनाकर कहा भी, क्या कपड़ों को लेकर इतनी मारामारी करती है? तो वो तुनक कर बोली थी, तुझे नहीं पता थी, तेरी अलमारी अपडेट रखने के लिए मैं और मम्मी कितनी मगजमारी करते हैं। तू कभी शॉपिंग जाए तो तुझे पता चले। तू तो ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा निकाल कर पहन लेती है। अगर ओकेज़न के हिसाब से कपड़े ना हो तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। तुझे अभी पता नहीं है, भूमि के पास वैसे भी समय नहीं होता बात करने का। उसके लगातार फ़ोन बजते रहते हैं। उसकी इतनी सहेलियाँ थी, उसे टीवी के सारे कार्यक्रम देखने होते, मूवी हॉल में जाकर देखती और ख़रीदारी का तो ज़बरदस्त बोझ था उस पर। घर के सब सदस्यों की खरीदारी में मदद करना उसकी जिम्मेदारी थी। तभी अमृता के स्कूल की पुरानी सहेली अर्पणा का फ़ोन आ गया। काफ़ी देर उससे बात करके अच्छा लगा उसे। अब महसूस होने लगा था उसकी ज़िंदगी सचमुच बहुत बोरिंग और बोझिल हो गई है। एक दिशा में भागते भागते वो बहुत कुछ अनुभव करने से वंचित रह गई है। अपने तीनों भाई बहनों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखकर उसके मन में ये भाव आता था, तीनों समय और ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ते क्यों नहीं। लेकिन जब वो दोनों छोटों को टोकती तो दोनों कहते, दी तू रहने दे, हमारी अम्मा मत बन। तू तो सारे दिन किताबों में घुस जाती है, चाहती है सारी दुनिया भी ऐसी हो जाए। किताबें वन वे ट्रैफिक होती हैं, किताबें बस स्वयं बोलती हैं, सुनती नहीं है। इंसानों से इंटरेक्ट कर, हाँ, अपनी भी सुनाया कर। वो गुस्से से कहती है, ज़िंदगी में कुछ मकसद भी तो होना चाहिए। मोहक कहता, दी अपनी ये बड़ी बड़ी बातें अपने पास रख, हमें ज़िंदगी जीनी है। ऐसे में माँ बात झगड़े में ना बदल जाए, बीच बचाव करती। वो कहती, अम्मू बेटा तुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो तू खूब पढ़। तेरे पापा तो कहते हैं अम्मू जितना पढ़ना चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। बाकी इन तीनों का मन पढ़ने में ज़्यादा नहीं है तो जो ये करना चाहते हैं करने दे। मैं और तेरे पापा तो बस यही चाहते हैं तुम चारों बच्चे खुश रहो, ज़िंदगी में जो करना चाहते हो करो। कई बार अमृता को लगता इतना पढ़कर इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, क्या वो खुश है? शायद वो संतुलन ना बना पाई, सबसे कट कर बस अपने मकसद पर केंद्रित रही और अब अकेलेपन और नीरसता के घेरे में घिर गई है। कई बार उसे लगता वो भी भूमि की तरह फ़ोन पर लंबी बातें करे, बेसिर पैर की, जिनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बिना ग्लानि महसूस करे सारा दिन घूमती रहे। इन्हीं बातों में डुबकी उतरती वो पलंग पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक ये असंतुष्टि उसको क्यों घेर रही है। कहीं ओजस के कारण तो नहीं, लेकिन नहीं, वो जानती है ओजस जैसे लड़के उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकते। हर किसी की राय में वो
डल और बोरिंग है, लेकिन ओजस के लिए मन में चाहत जागने से उसको अपने जीवन में असंतुष्टि का एहसास होने लगा था। उसने अपने मन को शांत किया। बेकार की बातें क्यों दिमाग में आने दी जाए। सुबह उठकर अमृता को वही रात वाला बोझिल एहसास फिर महसूस होने लगा। वो लंबी सैर पर निकल गई। शनिवार था, ऑफिस जाना नहीं था। वो आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी कि निकिता का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें कर वो सीधे मुद्दे पर आ गई। बड़ी बनावटी आवाज़ में बोली, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बहुत ज़बरदस्त है। वो ऑफिस की राजनीति में सक्रिय रहती थी। उसे अंदर बाहर की सब बातें पता रहती थी। वह आगे बोली, एमडी ने उसे प्रोजेक्ट का टीम लीडर ओजस को बनाया है और उसे अपने मेंबर्स चुनने की पूरी आज़ादी दी है। अमृता आश्चर्य से बोली, अच्छा, बहुत कम समय में उसने कंपनी में अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली है। निकिता बोली, असल में जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, ओजस पहले ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। उसको कंपनी में लिया ही इस कारण से था, उसकी प्रोजेक्ट को हैंडल करने की क्षमता के कारण। अमृता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, हमें क्या लेना। उसे इस समय ओजस के बारे में कुछ भी सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। कल की उसकी परेशानी और दिमाग की उथल पुथल का कारण वो ओजस को ही मान रही थी। उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। अचानक मन में असंतोष उसके कारण ही पैदा हुआ। उसने निर्णय लिया था वो उसके बारे में ना सोचेगी, ना उसकी कोई बात सुनेगी। निकिता उत्साहित स्वर में बोली, तुझे कुछ नहीं लेना होगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो मुझे अपनी टीम में पक्का लेगा। हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा भी होने वाला है। वो मुझसे इम्प्रेस भी बहुत था। सोच, उस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करने में उसके कितने करीब आ जाऊंगी। मेरा कैरियर भी कितना आगे बढ़ जाएगा। अमृता बोली, हाँ, ये तो सही बात है। तेरे दोनों तरफ से मज़े आ जाएंगे। चल, मैं रखती हूँ, मम्मी बुला रही है। ऐसा नहीं था। उसे निकिता से जलन हो रही थी, लेकिन मन भारी हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसे ओजस के बारे में सुनने को मिलता है और वह उसके दिलो दिमाग में घूमने लगता है। सोमवार को ऑफिस जाते हुए वो निर्णय ले चुकी थी। वो पहले की तरह केवल काम पर ध्यान देगी और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगी। 12 बजे के आसपास एमडी का फ़ोन आया। उसे केबिन में बुलाया था। उसे थोड़ी घबराहट हुई। इससे पहले उसे कभी इस तरह से नहीं बुलाया गया था, लेकिन जल्दी बात समझ आ गई। निकिता ने जो जानकारी दी थी वो सही थी। ओजस ने अपनी टीम के लिए औरों के साथ अमृता को भी चुना था। केबिन में से निकलते हुए वो बोला, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर फैशन फॉर वर्क एंड इंटेलिजेंसी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ हुआ और जो ओजस ने कहा, उसे लगा वो सपना देख रही है। वो खोई खोई सी अपनी सीट पर आकर बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही निकिता उसकी सीट पर आई और उसकी प्रतिक्रिया से वो समझ गई उसने सपना नहीं देखा था। जो हुआ वो हकीकत थी। निकिता तुनकते हुए बोली, जरा सा भाव क्या मिल गया। ओजस अपने आप को तुर्रम खान समझने लगे हैं। उसने अपनी टीम में सब चीज़ों को इकट्ठा किया है, जिससे सारा काम उनसे करवाता रहे और क्रेडिट खुद ले जाए। वो कुछ बोलेंगे नहीं और ओजस उनसे गुलाम की तरह काम करवाता रहेगा। अमृता की समझ नहीं आ रहा था कि निकिता की ये प्रतिक्रिया अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं की तर्ज पर है, या वो वाकई सही कह रही है। अमृता के हाथ में अभी भी फ़ोन था और वो सोच रही थी वो ओजस को फ़ोन करे कि ना करे। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। वो एकदम से चौंक पड़ी। फ़ोन गिरते गिरते बचा। ओजस ही था दूसरी तरफ। वो बोला, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। वो बोली, नहीं नहीं सर, बोलिए। वो बोला, अमृता, डोंट कॉल मी सर, वी ऑल आर कॉलिंग्स, कॉल मी ओजस। वो धीरे से बोली, ओके ओजस, बोलिए। ओजस बोला, हमारे इस प्रोजेक्ट में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। काम टाइम से फिनिश होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इन टॉपिक को थोड़ा स्टडी कर लो। जल्दी ही अमृता समझ गई ओजस एक प्रोफेशनल की तरह काम करता है। अच्छा लीडर था, सबको प्रोत्साहित करता बेहतर करने के लिए। जब कोई ठीक से काम नहीं करता उसे गुस्सा भी बहुत तेज आता था। जल्दी ही अमृता सहज हो गई। अपना पूरा ध्यान ऑफिस के काम पर केंद्रित कर लिया और अपने अंदर उपजी भावनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओजस जितनी खुद मेहनत करता उतनी सबसे करवाता। वो सबकी सलाह को बहुत ध्यान से सुनता और श्रेय भी देता। अमृता को आगे बढ़कर अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित करता। जल्दी टीम में अच्छा तालमेल बैठ गया था। कभी देर हो जाती काम करते हुए तो ओजस पिज्ज़ा ऑर्डर कर देता। सब हंसते मजाक करते हुए खाते और अमृता को बहुत अच्छा लगता। घर में भी सबका ध्यान गया अमृता की प्रसन्नता की ओर।
भूमि ने टोका। दी, आजकल तू बड़ी खुश नज़र आ रही है, कुछ खास बात है क्या? उसे विश्वास नहीं हुआ वो खुश है, ये सबको नज़र आ रहा है। वो बोली, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। भूमि बोली, चल नहीं बताना तो चाहती तो ना ही सही, लेकिन इतनी खुश है तो कुछ रुपए देना, सेल लग रही है, कुछ कपड़े खरीद कर लाने। अमृता हंसते हुए बोली, मैंने तुझे कभी मना किया है क्या? बोल कितने चाहिए? अगले दिन छुट्टी थी। भूमि ने जिद पकड़ ली अमृता को साथ ले जाने की। वो बोली, पहले तेरे पास बहाना होता था, पढ़ना है, अब तो छुट्टी वाले दिन तो तू फ्री होती है, फिर चलती क्यों नहीं? अमृता भूमि के साथ मॉल चली गई। भूमि ने अपने लिए कपड़े छांटे, अमृता भी अपने लिए देखने लगी। उसने 3 टी-शर्ट पसंद कर ली अपने लिए, लेकिन भूमि ने पीछे पड़कर उसको 1-2 स्कर्ट भी पसंद कर ज़बरदस्ती दिलवाई। अमृता ने पहनकर देखी तो अच्छी लग रही थी। लौटते वक्त भूमि नहीं मानी और पार्लर में अपने बाल कटवाने चली गई। उसने पीछे पड़ अमृता के भी अलग स्टाइल में बाल कटवाए। अगले दिन ऑफिस जाते हुए अमृता ने नया टॉप पहना। ऑफिस में घुसते ही निकिता मिल गई। उसे देखते ही बोली, ये क्या हो गया तुझे? बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आने लगी ऑफिस में। तुझे क्या लगता है इन लटकों झटकों से ओजस पट जाएगा? बेकार है ऐसा सोचना। वो आदमी बस तरक्की का भूखा है, उसे प्रमोशन चाहिए और जैसे ही कोई दूसरी नौकरी मिलेगी इससे ज़्यादा तनख्वाह वाली देखना, कैसे ये कंपनी छोड़ भागेगा। अमृता निकिता को देखती रह गई। शायद सही कह रही है, लेकिन अमृता में इतना बदलाव आ गया था कि अब वो हमेशा की तरह मुंह लटकाकर अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठती और सारा दिन दूसरे की कही बात का मनन करती रहे। उसने कहा, मेरा इरादा किसी को पटाने का नहीं है। कल मॉल गई थी, सेल में कुछ कपड़े पसंद आ गए तो खरीद लिए और आज पहनकर आ गई। निकिता बोली, फिर ठीक है, मैंने सोचा कि कल को कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। अमृता बोली, थैंक्स मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। निकिता का मुंह खुला रह गया। इस चूहिया के मुंह में जबान किसने डाल दी? अमृता को बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। कभी कभी सामने वाले को जवाब देकर अच्छा लगता है। वो शांत मन से अपने काम में लग गई। हमेशा तो जवाब ना देने के कारण उसके मन में उथल पुथल मच जाती थी। लंच ब्रेक के बाद वो ओजस से कुछ मशवरा करने गई। बात ख़त्म करके वो जाने लगी तो ओजस बोला, बहुत अच्छी लग रही हो, दिस हेयर स्टाइल सूट्स यू। उसे नहीं मालूम वो अपनी सीट तक कैसे पहुंची। वो जानती थी ओजस की आदत है लोगों की तारीफ में 1-2 वाक्य बोल देने की, लेकिन उसे आदत कहाँ इस तरह की तारीफ को पचाने की। पता नहीं प्रशंसा का असर था या अमृता को वहम हो रहा था, लेकिन उसे लगता ओजस की नज़रें उसके चेहरे पर कभी कभी अटक जाती हैं। वे इस तरह के विचार पीछे धकेल कर अपने काम पर अधिक केंद्रित हो जाती। वह दोनों तरफ एक साथ ध्यान नहीं दे सकती थी और काम में जरा सी लापरवाही होगी तो ओजस का गुस्सा वो कई बार देख चुकी थी। वो इतनी भावुक है कि अगर उसने उस पर गुस्सा कर दिया तो उसके लिए फिर उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रोजेक्ट ख़त्म होने की खुशी में ओजस ने सबको डिनर पर चलने के लिए कहा। सबके साथ जाने में भला अमृता को क्या दिक्कत हो सकती थी। वो भी सहर्ष तैयार हो गई। उस दिन उसने स्कर्ट टॉप पहना और भूमि से हल्का सा मेकअप भी करवाया। वो जब रेस्टोरेंट पहुंची तो ओजस दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसके साथ अंदर जाते हुए पूछा, और लोग आ गए क्या? वो चुपचाप 2 की टेबल के एक तरफ बैठते हुए बोला, और कोई नहीं आने वाला, बस हम दोनों ही हैं। अमृता ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपने सबको इनवाइट किया था? वो हंसते हुए बोला, उन सबको कल के लिए किया है, तुम्हें आज इनवाइट किया है। अब अमृता बहुत असहज हो रही थी। ओजस इस बात को भांपते हुए बोला, प्लीज़ रिलैक्स, मैं सिर्फ कुछ बातें करना चाहता था अकेले में, इसलिए तुम्हें ऐसे बुलाया। तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। वो बोली, नहीं इट्स ओके। ओजस इधर उधर की बात करता रहा और खाने का ऑर्डर दे दिया। अमृता अपनी तरफ से कुछ नहीं बोली, बस उसकी बातों का जवाब देती रही। फिर वो अपने बारे में बताने लगा। 2 भाई हैं, बड़ा विदेश में रहता है, पेरेंट दूसरे शहर में रहते, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ फ्लैट लेकर रहता है। अमृता सुन तो ध्यान से रही थी सब बातें, लेकिन समझ नहीं पा रही थी वो व्यक्तिगत बातें क्यों बता रहा है। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? खाना खाने के बाद अमृता उठने लगी तो ओजस ने सकुचाते हुए कहा, अमृता कुछ देर और बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अमृता बैठ गई तो बोला, अमृता मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं चाहता हूँ हम कुछ टाइम साथ स्पेंड करें, एक दूसरे को थोड़ा समझ लें। अमृता की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी नज़र अमृता के चेहरे पर थी। अमृता के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह हैरानी से ओजस को देखे जा रही थी। वो चिंतित स्वर में बोला, घबराओ मत,
तुमने शायद इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए मेरी बात अटपटी लग रही होगी। तुम सोच कर जवाब देना। अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो हम आगे बढ़ेंगे। अमृता क्या जवाब देती? उसके घर में शादी से पहले लड़के लड़कियों का इस तरह से मिलना जुलना कोई पसंद नहीं करेगा। उसके माता पिता 8वीं 10वीं तक पढ़े, बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उसको हर समय पढ़ता देख उसके पिता लाड से कहते, पता नहीं अम्मू, तू सारा दिन क्या पढ़ती है और क्यों अपनी आंखें खराब करने पर तुली रहती है। लेकिन अगर तुझे पढ़कर आनंद आता है तो तू पढ़, जितना पढ़ना चाहती है। मैं तो इतना नहीं पढ़ा, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अब तो मेरे बस 2 ही मकसद हैं, अपने परिवार के पैसा कमाना और अपने बच्चों को खुश रखना। इसलिए तुम सबका जो मन आए करो, बस गलत काम नहीं होना चाहिए। समाज की दृष्टि से चारों बच्चों ने अपने माता पिता के विश्वास और प्रेम की हमेशा लाज रखी, कोई गलत काम में नहीं पड़ा। आजकल लड़के लड़कियां स्वच्छंदता से घूमते हैं, लेकिन वो जानती है उसके माता पिता की नज़रों में ये ठीक नहीं है। उसने ओजस की तरफ सकुचा कर देखते हुए कहा, आपके साथ काम करते करते मुझे भी आप अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं घूमना फिरना वो पॉसिबल नहीं है। मेरे पेरेंट्स इस बात को पसंद नहीं करेंगे और मैं उनकी इच्छा के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। ओजस अबाक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आजकल इन बातों को कौन मानता है? वैसे भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में मुझे तुम्हारा काम के प्रति डेडिकेशन और सिंसियरिटी अच्छी लगी, लेकिन हम एक दूसरे की बेसिक नेचर नहीं जानते। थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। अमृता को खुलकर अपनी बात कहने में संकोच हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, 1-1.5 घंटा साथ घूमने से बेसिक नेचर कैसे पता चलेगी? हम एक दूसरे के सामने वही प्रोजेक्ट करेंगे जो हम चाहेंगे, दूसरा हमारे बारे में सोचे। ओजस हंसते हुए बोला, बात तो सही है, तो क्या लिव इन में विश्वास करती हो? वो सिहर गई, एकदम से बोली, नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर 2 महीने घूमने के बाद लगा हमारी नहीं जमेगी तो हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन सबकी नज़रों में तो हम आ ही जाएंगे। वो आश्चर्य से बोला, तो क्या हो गया? आजकल सब लड़के लड़कियां घूमते हैं। वो उठते हुए बोली, सॉरी, मेरे घर में ये सब नहीं चलता है। मैं बहुत दकियानूसी लग रही होंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत विश्वास से मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। ओजस अमृता की कई बातों से प्रभावित हो चुका था। गजब की सादगी, तेज दिमाग, काम के प्रति ज़बरदस्त लगन और सबसे बड़ी बात, उसमें जरा सा भी छल कपट नहीं था। किसी को भी अपनी बाड़ी और कार से दुख नहीं दे सकती थी। स्वार्थ से भरी दुनिया में ऐसे सच्चे इंसान कहाँ मिलते हैं, लेकिन वो उसको व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जानता था, इसलिए चाहता था थोड़े दिन साथ घूमने फिरने से एक दूसरे की पसंद नापसंद और स्वभाव का कुछ अंदाज़ा हो जाता। उसका स्वयं का परिवार आधुनिक विचारधारा की थी। माता पिता ने 32 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उसके भाई ने, जो विदेश में रहता है, वहीं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। उसको लगता था उसे कई साल हो गए नौकरी करते हुए, अब शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसकी सोच व्यवहारिक थी। शादी जैसा निर्णय वो भावना में बहकर नहीं सोच समझ कर लेना चाहता था। उसको अमृता अच्छी लगने लगी थी और वो भविष्य में तरक्की करेगी, ऐसी प्रबल संभावना थी। दोनों की कमाई से ज़िंदगी सुगम हो जाएगी। रेस्टोरेंट में अमृता की बात सुनकर ओजस को लगा उन दोनों की सोच में बहुत अंतर है, लेकिन इस कारण वह उसे खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय लिया वो अमृता से फिर बात करेगा और उसको अपने माता पिता से मिलवाने के लिए कहेगा। अमृता को रात भर नींद नहीं आई। जो हुआ उसके लिए अप्रत्याशित था। एक तो ओजस के साथ अकेले रेस्टोरेंट में डिनर करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ओजस ने बिना उससे पूछे ऐसा कार्यक्रम कैसे बना लिया। दूसरा, उसने जो बात कही वो भी उसे ठीक नहीं लगी। वो स्वयं दिल में उसके बारे में सोचती है, लेकिन खुलेआम उसके साथ घूमने फिरने की बात वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक बात उसकी समझ में आ गई, ओजस और उसके रहन सहन और सोच में बहुत अंतर है। अमृता की समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन ओजस की ऑफिस में क्या प्रतिक्रिया होगी। वो सबके सामने उसका मजाक बनाएगा क्या, कहेगा कितने पुराने ख्यालात की है। उसे लगा कैसी विडंबना है कि संस्कारी होना आज के समय में दकियानूसी समझा जाता है। फिर उसके मन में विचार आया, ओजस की बात मान ले अगर। उसे ओजस के आसपास होने से एक गुदगुदाने वाला एहसास होता है। उसे अच्छा लगता है ओजस की निकटता। आजकल सब लड़के लड़कियां स्वतंत्रता से घूमते हैं, एक दूसरे के साथ कोई कुछ नहीं सोचता। कहीं संस्कार उसके प्रेम में अवरोध का काम तो नहीं कर रहा है। ओजस उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही निकल ना जाए। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल थी, लेकिन फिर उसने निर्णय ले लिया कुछ हफ्तों के साथ के आगे वो 23-24 साल के माँ बाप के साथ
और उनके संस्कारों को नहीं छोड़ सकती। अगले दिन अमृता स्थिर मन से ऑफिस गई। लंच तक ओजस कहीं नजर नहीं आया। किसी ने बताया वो मीटिंग में है। लंच में ओजस उसकी सीट पर आया। पास पड़ी एक कुर्सी को खींचकर उसके पास बैठते हुए बोला, सीनियर्स के साथ मीटिंग थी, प्रोजेक्ट सफल रहा। उसने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बोला, कल के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें धोखे से अकेले मिलने बुलाया। मुझे महसूस ही नहीं हुआ तुम्हें ये बात बुरी लग सकती है। आई एम रियली सॉरी। वो बोली, कोई बात नहीं, रात गई बात गई। वो बोला, ओके, तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। अमृता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ओजस उसे शादी करना चाहता है और उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता है। वो आवाज़ पर नियंत्रण रखते हुए बोली, आपने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है क्या? वो हंसते हुए बोला, पहले तुम्हारे पेरेंट्स तो पसंद कर लें मुझे, उनकी तरफ से फाइनल हो जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अमृता के लिए ये बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। रिश्ते की बात ओजस के माता पिता नहीं, वो स्वयं करेगा। वो बोली, ठीक है, मैं अपने पापा से बात करके आपको बताती हूँ। कहने को उसने कह दिया, लेकिन अपने पिता को उसके बारे में कैसे बताएगी? ठीक है, परिवार में सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शादी की बातें अपने बड़ों से कौन खुलेआम करता है? उसके लिए ये बहुत तनाव का विषय था। ओजस 2-4 मिनट इधर उधर की बात कर चला गया, लेकिन चिंता का टोकरा अमृता के सिर पर रख गया। रात खाने की टेबल पर फिर अमृता ने सलाद की प्लेट मांगने पर पापड़ की प्लेट पकड़ा दी। भूमि फुसफुसाकर बोली, क्या हुआ दी, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जब से आई हो बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। वो परेशान सी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसे लग रहा था 1-2 दिन में पापा से बात तो करनी पड़ेगी, पर संकोच बहुत हो रहा था। खाने के बाद वो शिखा के साथ रसोई संगवा रही थी तो शिखा चिंतित स्वर में बोली, क्या बात है बेटा, इतने दिनों से तो बड़ी खुश थी, आज इतनी परेशान क्यों है? अमृता को लगा उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है वो कैसा महसूस कर रही। वो धीरे से बोली, मैं जिनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उन्होंने आज कहा है वो पापा और आपसे मिलना चाहते हैं। शिखा आश्चर्य से बोली, क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ गलती हो गई है तुमसे? अमृता झिझकते हुए बोली, वह शादी की बात करना चाहते हैं। शिखा परेशान से बोली, देख अम्मू, तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि तू अपने आप शादी के लिए लड़का ढूंढती फिरे। हमारे यहाँ बच्चे अपनी मर्जी से शादी नहीं करते, बड़े अपनी जात बिरादरी में ढूंढकर रिश्ता पक्का करते हैं। सुषमा ताई कल ही बता रही थी एक रिश्ता, लड़का 15वीं तक पढ़ा है, बस परीक्षा नहीं दी, अपना ज़बरदस्त कारोबार है, बहुत बड़ी फैमिली है। तेरे पिता तो पक्का कर देते, लेकिन बस उनकी एक शर्त है, लड़की शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी, इसलिए तेरे पापा एक बार तुझसे पूछना चाहते हैं। सुनकर अमृता सिहर गई। शादी के बाद नौकरी ना करने की क्या शर्त हुई? उसका तो दम ही घुट जाएगा। वो घबराए स्वर में बोली, एक बार उनसे मिल तो लो। शिखा ने रसोई से बाहर निकलते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। चाहती तो वो अपने पति से अकेले में इस विषय पर बात कर लेती, लेकिन वो ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे और तीनों बच्चे अंदर बाहर हो रहे थे। शिखा चिंतित स्वर में अपने पति से बोली, सुनिए, अम्मू क्या कह रही है? कोई लड़का इसके ऑफिस का हमसे मिलना चाहता है शादी के लिए। जगदीश का दिमाग टीवी में था। वो अपनी धुन में बोला, अरे हमसे क्यों मिलना चाहता है? हमने कोई शादी वादी करवाने का ठेका लिया है? जिससे करना है कर ले। तीनों बच्चों के कान खड़े हो गए। शिखा ने झुंझलाकर पति की बाह पर हाथ मारा। वो चौंकते हुए बोला, अरे क्या कह रही हो? शिखा ने टीवी बंद करते हुए कहा, कोई लड़का अम्मू के ऑफिस का उससे शादी करना चाहता है, इसलिए हमसे मिलना चाहता है। जगदीश का मुंह खुला का खुला रह गया। आजकल सुनने में तो बहुत आता है, लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करने लगे हैं, लेकिन ये समस्या उसका द्वार खटखटाने लगेगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था कभी। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया देता, रजत बोल पड़ा, यही होता है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने में। शादी तो अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। वो स्वयं शादी करने को उत्सुक था। 2-3 रिश्ते आए भी थे, लेकिन माता पिता कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। पिता कुछ संभलते हुए बोले, ऐसे कैसे एकदम से शादी की बात करने आ रहा है? ये काम तो माँ बाप को करना चाहिए। अमृता बोली, उनके पेरेंट्स विदेश गए हुए हैं बड़े भाई के पास। अगर आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो वो उन्हें शादी के लिए बुलवा लेंगे। जगदीश को लगा मामला कुछ ज़्यादा ही फुर्ती से आगे बढ़ रहा है। वो परेशान सा बोला, बेटा ऐसे कैसे एकदम से हम हाँ कह देंगे? जात बिरादरी लेन देन, लड़का क्या कमाता है, खाता पीता तो नहीं है, सब देखना पड़ता है। भूमि बोली, दी के साथ काम करते हैं, वो तो दी को पता ही होगा कितना कमाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कैसी आदतें हैं। जगदीश को लगा बात तो सही है, फिर क्या पूछना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है।
उसने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, परसों हम बड़ौद से बाबूजी और छोटे को ले आएंगे, फिर तुम उस लड़के को बुला लेना, सबके सामने बैठकर बातचीत हो जाएगी। जगदीश के लिए ये बड़ा पेचीदा मामला था। उसके दोस्त ने एक बार बताया था, आजकल के बच्चे किसी को भी लाकर माँ बाप के सामने खड़ा कर देते हैं। ये लो, अब हमें तो इसे शादी करनी है, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। अगर माँ बाप मना कर दे तो खुद कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। कमाने वाले तो होते हैं, माँ बाप की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जगदीश ने तो इसलिए एकदम से मना नहीं किया, और बाबूजी और भाई के सामने बात करने से ये होगा, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो दोनों ये कहते हुए छाती पर नहीं चढ़ेंगे कि लड़का देखते समय आँख फूट गई थी क्या। इस बीच लड़की से खोद खोद कर पूछते रहे, जो वो लड़के के बारे में जानती थी। ओजस के बारे में अमृता कुछ खास नहीं जानती थी। लड़की की बिरादरी पर सबसे पहले सुई अटक गई। लड़का कायस्थ और वह बनिया। जगदीश के लिए अमृता हमेशा अलग किस्म की लड़की रही। इस कारण अमृता अलग किस्म की परेशानी खड़ी करती रही। अमृता को लग रहा था पिता की दुकान सोमवार को बंद रही थी, इसलिए उन्होंने बड़े मज़े से कह दिया, परसों चाचा और बाबा को ले आएंगे। ओजस भला सोमवार को कैसे आएगा? दूसरा, उसके धर्म को लेकर सबने बखेड़ा खड़ा करना है। फिर भी उसने फ़ोन पर ओजस को बता दिया सोमवार को बुलाया है उसको। सोमवार को ओजस अमृता के साथ ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल गया। बाकायदा इंटरव्यू लेने के लिए 3 जने उसके सामने बैठे थे। अमृता के चाचा ने पूछा, बेटा क्या करते हो? जगदीश बीच में कूद पड़ा, बताए तो थे अमृता के साथ काम करते हैं। चाचा ने फिर कोशिश की लड़के का मुंह खुलवाने की, तुम्हारे माता पिता काहे नहीं आए? जगदीश फिर बोल पड़ा, बताए तो थे विदेश गए हैं। चाचा जी झल्ला कर बोले, अरे सब जानते हो तो हमें काहे बुलाए? अरे लड़का देखने आए हैं, कुछ तो पूछेंगे ही। कल को पता चला गूंगा है, हकलाता है, तब क्या करेंगे? आप छोटे भाई को फिर क्या टोकते कि अमृता उससे कई बार बात कर चुकी है, इसलिए ये दोस्त तो हो ही नहीं सकता। आखिर बाबा जी ने कमान संभाली, अरे देखना दिखाना और पूछना पाछना क्या, पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं। जब उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो बात पक्की समझो। बेटा अपने माता पिता को बुला लो, अच्छा मुहूर्त देख शादी कर देंगे। शादी के साए चल रहे थे। उस महीने में 3-4 मुहूर्त निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद 5 महीने के लिए बात टल सकती है। अमिता के चाचा ने कहा, इन सायों में ही कोई अच्छा मुहूर्त देख शादी कर लो। 5 महीने तक लड़का लड़की घूमते फिरेंगे, सही नहीं रहेगा। एक जगह काम करते हैं, नज़र भी ना रख सकोगे, और ज़्यादा टोकोगे तो वो भी बुरा लगेगा। कोई ऊंच नीच हो इसके पहले शादी कर दो। एक बार शादी हो जाए फिर घूमे फिरे नाचे गाएं, हमें तो निश्चिंता रहेगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो गया और ओजस को सूचित कर दिया गया। 30 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, वो अपने माता पिता को बुला ले। ओजस की समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता है। सबकी बात हो गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, रिश्ता पक्का मान लिया है, फिर 6 महीने बाद शादी करने में क्या दिक्कत है। उसके भाई भाभी ने तो 2 साल बाद शादी की थी। उसने अमृता से भी ये बात कही, लेकिन वो परेशान स्वर में बोली, वे सब शादी के लिए मान गए, यही बहुत बड़ी बात है। शादी की डेट पोस्टपोन करने को कहोगे तो शादी ही ना कैंसिल कर दें। ओजस ने माँ बाप को बताया तो वो भी समझ नहीं पाए शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। उन दोनों की तो 20 दिन बाद लौटने की टिकट थी, लेकिन भाई भाभी को तुरंत टिकट लेनी पड़ी। अमृता और ओजस ने 15 दिन की छुट्टी की अर्जी डाली। मंजूरी तो मिल गई, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ गया। ओजस के माँ बाप के विदेश से आते ही जगदीश उनसे मिलने गया, मिठाई का डिब्बा लेकर। रवि श्रीवास्तव सूट और टाई पहने हुए थे और उनकी पत्नी जीन्स और स्लीवलेस शर्ट में थी। एक पल को जगदीश अपने साधारण पैंट शर्ट के कारण सकपका गया, लेकिन फिर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब कैसे हैं आप? जगदीश के साथ मोहित था और ओजस भी आ गया था ऑफिस से। जगदीश ने लेन देन की बात पूछी तो रवि हंसते हुए बोला, ये बच्चे खुद ही कमाते हैं, हम क्या देंगे उन्हें? आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए। जगदीश बोला, आपके कुछ रीति रिवाज हो तो बताएं। ओजस की मम्मी हंसते हुए बोली, जी हम रीति रिवाज कैसे जानेंगे, हमने तो खुद कोर्ट में शादी की थी। रवि के पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। मेरे पंजाबी होने के कारण जगदीश का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तो जात का बहुत बड़ा झोल है। रवि मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी बहू सिंधी है, उनके अलग कस्टम है, हमने तो उन पर ही छोड़ दिया था, जैसी शादी करनी हो कर लो, हम तो रिसेप्शन में जाकर बैठ जाएंगे। जगदीश परेशान सा बोला, और सगाई का फंक्शन आप कहाँ करना चाहोगे? रवि लापरवाही से बोला, 2 फंक्शन रखने की क्या ज़रूरत है, एक फंक्शन शादी वाला ही बहुत है। जगदीश को लगा उसके कुनबे में अटपटा लगेगा, लड़के वाले बिल्कुल ही खर्च नहीं करना चाहते। तभी रवि बोला, शादी के फंक्शन का ही आधा आधा बांट लेंगे।
तब जगदीश को लगा ऐसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, बस रीति रिवाज में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को की यही परेशानी है, ना रीति रिवाज जानते ना जात पात मानते। जगदीश ने तो लड़कियों के पैदा होते ही उनकी शादी के हिसाब से जमा करना शुरू कर दिया था, इसलिए फंक्शन और लेन देन में खर्च करने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। घर लौटते हुए रास्ते में वो मोहित से बोला, ओजस की माँ के धर्म के बारे में घर में कोई बात मत करना, बेकार पिताजी और छोटे बात का बतंगड़ बनाएंगे। कार्ड बट चुके हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। बाद में बात उठेगी तो कह देंगे हमें क्या पता था। शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के समय जगदीश के और परिवार वालों के गले लगकर अमृता बहुत रोई। ओजस के फ्लैट पहुंचे तो वहां उसके सब रिश्तेदार नए जोड़े के स्वागत में खड़े थे। वे दिल्ली में ही रहते हैं। मौसी, उनकी 2 बेटी, भाई भाभी, मामा मामी, बुआ चाचा और उनका परिवार। अमृता बहुत थक रही थी, लेकिन उसे सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठना पड़ा। ओजस की बुआ और चाचा ने अमृता को गिफ्ट दिया और ये कहते हुए अब बहुत देर हो रही है, अपने परिवार के साथ चले गए। उनके जाने के बाद ओजस के कजन ने तेज आवाज़ में संगीत चला दिया और सब नाचने लगे। रवि ने शैंपेन की बोतल खोली और सबको गिलास पकड़ा दिया, अमृता की तरफ भी बढ़ा दिया। बच्चे अलग बार बार आग्रह कर रहे थे नाचने के लिए। अमृता बहुत असहज हो रही थी। ससुराल पक्ष के बड़ों के सामने इस तरह से नाचना और सबका खुलेआम शराब पीना उसे अटपटा लग रहा था। वे जानती थी आजकल सब थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन इस तरह खुलेआम बड़ों का बच्चों के आगे और बच्चों का बड़ों के सामने उसके लिए बहुत विचित्र स्थिति थी। स्त्रियां भी बेझिझक पी रही थी। उसको परेशान देख ओजस बोला, डैड डोंट ऑफर हर, शी डजंट ड्रिंक। सबको बड़ा अजीब लगा। मौसी बोली, सेलिब्रेशन के नाम पर एक सिप ले लो अमृता। लेकिन उससे तो महक भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको परेशान देख ओजस बोला, अमृता सुबह से कस्टम से कारण बहुत थकान महसूस कर रही है, लेट हर रेस्ट। और उसे एक कमरे में ले गया। फिर उसके हाथ को किस करते हुए बोला, तुम थक गई होगी, आराम करो, बाहर ये पार्टी तो बहुत देर तक चलेगी, तुम सो जाना कपड़े बदल कर। अमृता लेट गई। बाहर से आते हो हल्ले के कारण नींद तो आने का सवाल ही नहीं था, लेकिन अपने परिवार की याद के कारण मन दुखी हो रहा था। ये भी चिंता हो रही थी आगे का सफ़र कैसा होगा। बिल्कुल अलग माहौल, अलग सोच के लोग के साथ वो कैसे निभाएगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने शादी करके सही किया कि नहीं। ओजस और वो एक दूसरे को पसंद अवश्य करते हैं, लेकिन निकटता और अंतरंगता जैसा भाव महसूस नहीं हुआ था। अचानक उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ और रुलाई छूट गई। उसे लगा ओजस को इस समय उसके पास होना चाहिए था। उसके पास बैठकर कुछ हल्की फुल्की बातें कर लेता तो उसे निश्चिंतता महसूस होती। इतनी बेचैनी और घबराहट तो नहीं लगती। फिर थकान के कारण उसकी आंख लग गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।